हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले 8 एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि पिछले 4 सालों में पैराडिस पर क्या हुआ था और ज़ीक कब, क्यों और कैसे पैराडिस के लोगों के साथ जा मिला और पैराडिस के पास मार्ली के सोल्जर्स और टेक्नोलॉजीज कैसे आई। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 को, जिसका नाम है ब्रेव वॉलेंटियर्स। एपिसोड की शुरुआत में हम आर्मिन को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा था। मतलब आर्मिन और बाकी सभी लोग मार्ली से पैराडिस आ चुके हैं। इसके बाद कहानी जाती है ठीक 3 साल पहले, जब मार्ली ने अपनी शुरुआती बैटलशिप्स को पैराडिस पर भेजा था। पहली शिप से काफी देर तक कांटेक्ट न होने की वजह से दूसरी शिप भी किनारे की तरफ बढ़ने लगती है और इस शिप में हम येलेना को भी देख सकते हैं। तभी पानी के नीचे से अटैक टाइटन उनकी पूरी शिप को उठा लेता है। ये सीन भी सीजन 3 के एरन क्रूगर वाले सीन से काफी मिलता जुलता था, जब उसने भी एक मार्ली शिप को उठाकर बीच में से तोड़ दिया था। एरन इस शिप को जमीन पर लाकर रख देता है, जहां हांजी अपने समुद्र पार से आए दुश्मनों का स्वागत करती है। सीजन 3 में इन्हें पता चल गया था कि समुद्र के पार उनके दुश्मन बैठे हैं और वो कभी ना कभी तो इन पर अटैक करेंगे ही। इसीलिए पूरी सर्वे कॉर्प्स पहले से ही इनके लिए तैयार बैठी थी। लेकिन ये चाहते थे कि मार्ली के सोल्जर्स उनके साथ कोऑपरेट करें और बाहर की दुनिया और टेक्नोलॉजीज के बारे में इन्हें जानकारी दें। इन्होंने इससे पहले वाली टीम को भी बंदी बना लिया है। इनमें हम एक मार्ली सोल्जर निकोलो को देखते हैं, जिसे लिवाई और हांजी डरा रहे थे ताकि ये अपने साथियों को सरेंडर करने को कहे। लेकिन निकोलो चिल्लाता है कि मेरी चिंता मत करो और इन डेविल्स को मार दो। शिप का कैप्टन भी इन डेविल्स के सामने झुकने को तैयार नहीं था और वो हांजी पर गोली चलाने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने इस कैप्टन को ही गोली मार दी थी। ये काम किया था येलेना ने। येलेना के साथ ही बाकी सोल्जर्स पर भी गन तान देते हैं। इसके बाद येलेना कहती है कि उसे हांजी के इनविटेशन को स्वीकार करने में खुशी होगी और वो एरन से भी कब से मिलना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वे कॉर्प्स ने समुद्र के पास ही कई सारे टेंट्स लगाए हुए हैं जहां मार्ली सोल्जर्स को रखा जा रहा है। कॉनी और जीन कहते हैं कि वो लड़की येलेना पता नहीं किसकी साइड है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आर्मिन इस बात से खुश था कि ये सोल्जर्स अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन शेयर करने को तैयार हैं। वहीं एरन कहता है कि हम लकी थे जो हमने इस शिप को लैंड होने से पहले ही पकड़ लिया, तो अभी के लिए तो हम सेफ हैं, लेकिन हमें जल्द ही हमारे दुश्मनों के लिए कुछ करना होगा। इसके बाद हम हांजी और लिवाई को देखते हैं जो कि येलेना और ओन्याकापोन के साथ मीटिंग कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि पैराडिस बाकी दुनिया से टेक्नोलॉजी में 100 साल पीछे है और हांजी ने पहली बार एक मल्टी राउंड पिस्टल देखी है। येलेना बताती है कि मार्ली के पास सभी डिवीजन मिलाकर करीब 10 लाख सोल्जर्स हैं और वो टेक्नोलॉजी और वेपन्स में भी काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो एयरशिप भी बनाने वाले हैं जिसमें वो आसमान से इन पर अटैक कर सकते हैं। ये सुन हांजी चौंक जाती है, लेकिन लिवाई उसे टेबल के नीचे से पैर मारकर कहता है कि इतना चौंको मत, वरना दुश्मन को लगेगा कि हम कमजोर हैं। हांजी पूछती है कि अगर मार्ली देश इतना ताकतवर है तो उसने अब तक इन पर हमला क्यों नहीं किया। येलेना बताती है कि इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि प्योर टाइटन्स को मार्ली पैराडिस पर छोड़ गया था ताकि पैराडिस के लोग वॉल्स से बाहर ना निकलें, लेकिन अब इन्हीं प्योर टाइटन्स के कारण मार्ली जमीन से पैराडिस पर अटैक नहीं कर सकता। और दोस्तों, इन टाइटन्स को देख ऐसा लग रहा है जैसे ये लिवाई की बारात में नाच रहे हों। येलेना आगे कहती है, अब सुबह हो चुकी है जब प्योर टाइटन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम लोग अभी भी वॉल्स के बाहर बैठे हुए हैं, जिसका मतलब है तुम लोगों ने इस आइलैंड के सभी प्योर टाइटन्स को मार डाला है, जो कि हमने सीजन 3 में देखा ही था। और ये जानकर येलेना इनसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरा रीजन ये है कि जब पैराडिस ने मार्ली के कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन को छीन लिया, तब आसपास के देशों ने मिलकर मार्ली के खिलाफ जंग छेड़ दी और अभी मार्ली उनसे निपटने में ही बिजी है। और इसी वॉर को हमने एपिसोड 1 में एंड होते देखा था। अब सवाल ये उठता है कि येलेना अपने ही देश मार्ली से गद्दारी क्यों कर रही है। तो उसका जवाब है कि ये लोग मार्ली से नहीं हैं, बल्कि दूसरे छोटे छोटे देशों से हैं, जिन्हें मार्ली ने अटैक कर अपने कब्जे में ले लिया है और अब वहां के सभी लोगों को जबरदस्ती मार्ली आर्मी में भर्ती कर दिया गया है। इसीलिए वो मार्ली के लिए बिल्कुल लॉयल नहीं है, लेकिन वो अपने कमांडर ज़ीक की बहुत इज्जत करते हैं। लोग उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक भगवान है और ज़ीक के कहने पर ही उसने अपने कैप्टन को मारा है।
हमारा लक्ष्य है सभी एल्डियंस को आजाद करना। इसके बाद हांजी अपने सभी सुपीरियर जनरल्स और सर्वे कॉप्स के सामने जीक की शर्तें पढ़ती है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जीक की कोई बात सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने कॉनी के विलेज के लोगों को टाइटन्स में बदल दिया था। साथ ही उसने सैकड़ों सर्वे कॉप्स को मारा था, जिनमें एरविन भी शामिल था। उसका एक ही गोल है, फाउंडिंग टाइटन को वापस लाना, और हम उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। पिक्सिस कहता है कि हमें एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हांजी लेटर पढ़ते हुए कहती है कि जीक के पास एक सीक्रेट प्लान है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड वाला टाइटन चाहिए। लेकिन वो उसका प्लान तभी रिवील करेगा जब पैराडिस उसकी सभी शर्तें मान ले। अब इस पर एरन कहता है कि वो सच बोल रहा है। एरन ने सभी लोगों से एक बात छुपाई हुई है कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कर सकता है अगर वो किसी रॉयल ब्लड वाले टाइटन को छू ले, जैसे एरन ने सीजन 2 में जीक की मदर डायना को टच किया था, जो खुद भी एक रॉयल ब्लड थी। अब क्योंकि जीक डायना का बेटा है, तो उसे भी ये बात पता चल गई होगी कि फाउंडिंग टाइटन का यूज कर वो लाखों कोलोसल टाइटन्स जो वॉल्स में सो रहे हैं उन्हें जगा कर रम्बलिंग को एक्टिवेट कर सकता है। लिवाई पूछता है कि तुमने ये बात अब तक छुपा कर क्यों रखी थी, जिस पर एरन कहता है कि उसे हिस्टोरिया की चिंता थी, क्योंकि वो भी एक रॉयल ब्लड है, तो मैं नहीं चाहता कि उसे टाइटन बना दिया जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि येलेना और बाकी वॉलंटियर्स की हेल्प से सर्वे कॉप्स बाकी के शिप्स को भी आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, और इस बार आर्मिन कोलोसल टाइटन बनकर सभी सोल्जर्स को डरा देता है। आर्मिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि फिर हमें पता चला कि समुद्र के पार के सभी लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, और बाहरी दुनिया के कई और भी राज पता चले। हम एक और मीटिंग देखते हैं जहां ओनियाका पॉन इनको पोर्ट के बारे में बता रहा था, जहां शिप्स आकर रुकती हैं, जिससे कुछ दूसरे मित्र देशों के लोग पैराडिस पर आ सकें। साशा ओनियाका पॉन से उसके ब्लैक कलर के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ब्लैक पर्सन को नहीं देखा था, जिस पर ओनियाका पॉन बोलता है कि दुनिया बनाने वाले ने हर तरह के कलर के लोगों को बनाया है। इसके कुछ महीनों बाद पैराडिस भी टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करने लगा था, और वो समुद्र पर एक पोर्ट भी बना रहे हैं। इधर येलेना और निकोलो ने इन लोगों के लिए सी फूड बनाया होता है, और निकोलो एक बहुत ही अच्छा शेफ है, लेकिन यहाँ के लोगों ने आज तक सी फूड नहीं खाया था। साशा इस फूड को ट्राई करती है और उसे ये इतना पसंद आता है कि वो खुशी के मारे रोने लगती है, और वो निकोलो की भी काफी तारीफ करती है, और निकोलो साशा को पसंद करने लगता है। बाकी लोग भी सी फूड पर टूट पड़ते हैं। फिर हम एरन, आर्मिन और मिकासा को देखते हैं। आर्मिन कहता है कि मार्ली के इंजीनियर्स की वजह से हमने काफी तरक्की कर ली है। शुरू में वो हमारी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने एक दूसरे को जाना तो काम बन गया, क्योंकि हम सब आखिर हैं तो इंसान ही ना। आर्मिन ये भी कहता है कि हमें रमलिंग से दुनिया को डराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। हम दूसरे देशों से दोस्ती करके उन्हें बता सकते हैं कि हम भी उनकी तरह मामूली इंसान हैं, जिस पर एरन कहता है कि दुनिया हमें मॉन्स्टर की नजर से देखती है जो टाइटन्स में बदल सकते हैं, जो कि सच भी है। एरन आर्मिन से पूछता है कि क्या तुमने बेर्थोल्ट की मेमोरीज देखी, तो आर्मिन बताता है कि हाँ मैंने देखी है, लेकिन उनमें कुछ भी हमारे काम का नहीं था। मिकासा कहती है कि मार्ली से आए सोल्जर्स भी अब हमें पसंद करने लगे हैं, जिस पर एरन कहता है कि उससे ज्यादा सोल्जर्स हमारी जेल में बंद हैं जो हमसे नफरत करते हैं। हमें बहुत सारा वक्त चाहिए, और इसी सोच की वजह से एरन ने मार्ली में घुसने का प्लान बनाया होगा, ताकि वो पहले ही मार्ली को कमजोर कर दे, जिससे उन्हें बहुत सारा समय मिल जाएगा। एरन ने ऐसा ही किया, और इस अटैक में वो अपने साथ जीक को भी पैराडिस ले आए, लेकिन साशा मारी गई। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां आर्मिन सोच रहा था कि क्या इसके अलावा और कोई रास्ता हो सकता था। इस एपिसोड के मिड इन्फो कार्ड में हमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों में पैराडिस ने मार्ली के 32 शिप्स और 4600 सोल्जर्स को कब्जे में कर लिया था। इसके बाद हम मिकासा को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहां वो साशा की कब्र के पास बैठी हुई थी, जहां एक ऑफिसर एक मार्लियन सोल्जर को मार रहा था क्योंकि वो यहां आ गया था। यहाँ कुछ लोग मार्लियंस के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा मार्ली देश के लोग वहां के एल्डियंस के साथ करते हैं। जिसे यह ऑफिसर मार रहा था वो निकोलो था, जो कि साशा की डेथ से काफी दुखी हो गया था। मिकासा बताती है कि साशा की मौत कैसे हुई, और कॉनी निकोलो को थैंक्स बोलता है साशा को इतना टेस्टी फूड खिलाने के लिए। तभी यहाँ साशा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, और उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी। ये वही लड़की है जिसे सीजन 2 में साशा ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। निकोलो साशा के पेरेंट्स से कहता है कि आपकी बेटी को मेरा फूड बहुत ही पसंद आता था, आप भी एक बार मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाइए। और वो उन्हें अपने एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है जहां पर वो काम करता है।
और साशा के पिता वहां आने के लिए मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिवाई जीक को अपने साथ कहीं ले जा रहा था। जीक पूछता है कि मुझे एरन से कब मिलवाया जाएगा, जिस पर लिवाई कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम्हें यहाँ का सबसे बेहतरीन होटल तो दिखा दूं जहाँ तुम आराम कर सको। इसके बाद पिक्सिस के ऑफिस में येलेना एल्डियंस ऑफिसर्स को टाइटन सीरम दिखाती है जो वो मार्ली से चुरा कर लाने में कामयाब हो गई है। पिछले 3 सालों में येलेना और उसके साथियों ने एल्डियंस की काफी मदद की है, ये साबित करने के लिए कि हम पैराडिस के दोस्त हैं। लेकिन फिर भी कमांडर पिक्सिस येलेना और उसके साथियों को बंदी बना लेता है क्योंकि अब जीक भी इस आइलैंड पर आ चुका है, तो अगर इनका कोई धोखा देने का प्लान हुआ तो वो ऐसा ना कर सकें। इधर लिवाई जीक को उसका होटल दिखाता है जो है एक घना जंगल। जीक पूछता है कि क्या ये मेरा होटल है। लिवाई कहता है कि ये जंगल बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ है, तुम्हारे जैसे मंकी टाइटन के लिए तो ये जगह कमाल की है। दोस्तों, अगर यहाँ पर जीक ने कोई चालाकी करके बीस्ट टाइटन बनने की कोशिश भी की तो सर्वे कॉप्स इन पेड़ों पर ओडियम गियर्स का यूज कर उसे आसानी से मार सकते हैं और इस जंगल में बड़ी बड़ी चट्टानें भी नहीं है जिन्हें बीस्ट टाइटन इन पर बरसा सके। लिवाई जीक को यहाँ ले तो आया है लेकिन उसे जीक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जीक कहता है कि क्या वो गाबी और फॉल्को को अपने साथ यहाँ रख सकता है। लिवाई कहता है कि वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जीक यहाँ कोई भी चालाकी ना कर सके, इसका पूरा बंदोबस्त लिवाई ने किया हुआ है। इधर हम गाबी और फॉल्को को एक जेल में देखते हैं और गाबी बस एक ही बात बोले जा रही थी कि मैं एरन येगर को मार दूंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है गाबी कभी एरन का बाल भी बांका कर पाएगी? इधर आर्मिन कहता है कि हम एरन का साथ देते या नहीं, फिर भी इस मिशन को करने के लिए वो तैयार था, लेकिन अब हमने इतने सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर वो मार्ली का पोर्ट तबाह नहीं करते तो मार्ली तुरंत पैराडिस पर अटैक कर देता। अब हमारे पास शांति की कोई उम्मीद नहीं है और हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, जैसे कि तुम तीनों के पास नहीं रही होगी, है ना एनी? तो दोस्तों, आर्मिन इस पूरे एपिसोड में एनी से बात कर रहा था जो कि अभी तक क्रिस्टल में कैद है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आर्मिन एनी को मन ही मन पसंद करता है। इधर एरन को हम एक जेल के अंदर देखते हैं जहां वो आईने में खुद से कह रहा था कि जीतने का बस एक ही रास्ता है और वो है फाइट करना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मांगा रीडर्स, कृपया करके कोई स्पॉइलर ना दें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।